नमस्कार। इस नई व्याख्या में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप सोच रहे हैं कि भारत का इतिहास की वीडियो बना दो हिंदी में, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और विशाल काम करने जा रहे हैं। आज के इस विश्लेषण में हम भारत के हजारों साल के इतिहास को डिकोड करेंगे। हम सभ्यताओं के उदय, साम्राज्यों के गिरने और अलग-अलग संस्कृतियों के उस खूबसूरत ब्लेंड को देखेंगे जिसने आज के मॉडर्न इंडिया की नींव रखी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रोमांचक ऐतिहासिक सफर को शुरू करते हैं। जरा सोचिए, आज से ठीक 5,000 साल पहले भारत कैसा दिखता था। आज के टाइम में हम क्लाइमेट चेंज, सिकुड़ती नदियों और बदलते मौसम को लेकर कितना टेंशन में रहते हैं, राइट? लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा पहले भी हो चुका है? जी हाँ, हमारी जो सबसे पहली सभ्यता थी ना, सिंधु घाटी सभ्यता, उसका पतन भी कुछ ऐसे ही मौसम के चक्र टूटने और नदियों के सूखने से हुआ था। मतलब इतिहास कैसे खुद को दोहराता है, ये सोचना भी सच में रोंगटे खड़े कर देता है। अब इससे पहले कि हम इस पूरे कालचक्र में गोता लगाएं, 11वीं शताब्दी के एक बहुत महान विद्वान अल बरूनी की एक बात याद आती है। उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा था कि हिंदू लोग घटनाओं के ऐतिहासिक क्रम की ओर विशेष ध्यान नहीं देते, और सच कहूं तो ये एक हद तक सही भी है। हमारा प्राचीन इतिहास इतना बड़ा, इतना कॉम्प्लेक्स और कई बार इतना नॉन लीनियर है कि इसे एक सीधी टाइमलाइन पर रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आज हम इस पूरी जर्नी को आपके लिए एकदम सिंपल और क्लियर बनाने वाले हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि इस बड़ी सी टाइमलाइन को हम कैसे कवर करेंगे। हम इसे 5 मेन युगों में बांटेंगे। पहला, सिंधु घाटी और उसके रहस्य। दूसरा, वैदिक युग और दर्शन। तीसरा, मौर्य और गुप्त साम्राज्य। चौथा, मध्यकालीन भारत का उदय। और पांचवा, यूरोपीय आगमन और आधुनिक भारत। तो शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से, भाग 1, सिंधु घाटी और उसके रहस्य। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो ये कोई छोटी मोटी अवधि नहीं थी। 3300 ईसा पूर्व के आसपास शुरुआती बस्तियां बसनी शुरू हुईं और 2600 ईसा पूर्व तक आते आते ना ये एक पूरी तरह से डेवलप्ड और मैच्योर शहरी सभ्यता बन चुकी थी। फिर लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास इसका क्रमिक पतन शुरू हुआ। जरा इमेजिन कीजिए, उस दौर के मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़े इलाके में फैली ये सभ्यता कितनी विशाल और कितने लंबे समय तक टिकने वाली रही होगी। अब सबसे कमाल की बात क्या है पता है? इन प्राचीन शहरों का समाज एकदम मॉडर्न और इक्वालिटी पर बेस था। ग्रिड पैटर्न पर बनी एकदम सीधी सड़कें, कमाल का ड्रेनेज सिस्टम और सबसे बड़ी बात, कोई भव्य महल या बड़े शाही मकबरे नहीं थे। इसका सीधा सा मतलब है कि यह समाज काफी हद तक डिसेंट्रलाइज था। सब मिलकर फैसले लेते थे। और हाँ, इनका मेसोपोटामिया के साथ अच्छा खासा व्यापार भी चलता था। लेकिन इतनी शानदार सभ्यता का एक बहुत बड़ा रहस्य आज भी कायम है, उनकी लिपि। ये एक ऐसी स्क्रिप्ट है जिसे हम आज तक डिकोड नहीं कर पाए हैं। क्योंकि हम उनकी लिखी हुई कोई भी चीज़ नहीं पढ़ सकते, इसलिए इतिहासकारों को उनके इस शांतिपूर्ण और कृषि वाली लाइफस्टाइल को समझने के लिए पूरी तरह से पुरानी इमारतों, मोहरों और बर्तनों जैसी पुरातात्विक चीज़ों पर निर्भर रहना पड़ता है। इट्स लाइक अ जायंट पजल। यहां से हम अपने दूसरे युग में आते हैं, भाग 2, वैदिक युग और दर्शन। सिंधु घाटी के खाली होने के बाद चीजें यहां थोड़ी तेजी से बदलती हैं। 1500 ईसा पूर्व के आसपास प्रारंभिक वैदिक युग शुरू हुआ और ऋग्वेद की रचना हुई। लेकिन 1000 ईसा पूर्व में जो हुआ वो एक असली गेम चेंजर था, लोहे की खोज। लोहे के मजबूत औजारों की मदद से ये लोग उत्तर पश्चिम से निकलकर घने जंगलों वाले उपजाऊ गंगा के मैदानों की तरफ तेजी से बढ़ने लगे। जंगल साफ किए गए और 600 ईसा पूर्व तक आते आते नए दार्शनिक विचारों ने आकार लेना शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे ये बस्तियां बढ़ी हुई ना, तो जो पुराने खाना बदोश कबीले थे जिन्हें जन कहा जाता था, वो बड़े और पावरफुल राज्यों में बदलने लगे। इस ट्रांजिशन को एक शब्द में कहते हैं महाजनपद। 600 से 300 ईसा पूर्व के बीच 16 ऐसे बड़े क्षेत्रीय गणराज्य और साम्राज्य उभरे। यहीं से प्राचीन भारत में एक प्रॉपर राजनीतिक सत्ता की नींव पक्की हुई। एक तरफ व्यापार और पैसा बढ़ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ समाज में वर्ण व्यवस्था और धार्मिक कर्मकांड बहुत कठोर होते जा रहे थे। इससे लोगों के अंदर एक गहरी आध्यात्मिक बेचैनी पैदा हुई। अगर हम इसे बिल्कुल न्यूट्रल होकर देखें तो उस वक्त ब्राह्मणवादी कर्मकांडों के एक मजबूत विकल्प की जरूरत महसूस हो रही थी। और इसी माहौल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर ने लोगों को यज्ञ या जाति के बजाय कर्म, मुक्ति और पर्सनल एक्सपीरियंस के नए रास्ते दिखाए। अब हम पहुंचते हैं तीसरे युग पर, भाग 3, मौर्य और गुप्त साम्राज्य। अब जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ वो सिंधु घाटी सभ्यता थी जहां कोई बड़े मॉन्यूमेंट्स नहीं थे, सत्ता एकदम विकेंद्रीकृत थी। और दूसरी तरफ है मौर्य साम्राज्य, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने खड़ा किया।
ये एकदम अलग था, ये हाईली सेंट्रलाइज था। यहाँ एक विशाल नौकरशाही थी और इनका क्षेत्रीय कंट्रोल इतना बड़ा था जो इतिहास में पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। चंद्रगुप्त के पोते सम्राट अशोक के टाइम पर एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसने सब कुछ बदल दिया। कलिंग युद्ध के भयंकर खून खराबे को देखकर अशोक को इतना गहरा पछतावा हुआ कि उन्होंने हमेशा के लिए युद्ध छोड़ दिया। जरा सोचिए, इतिहास में ऐसा कितनी बार होता है कि कोई सम्राट जीतने के बाद जानबूझकर युद्ध की नीति को त्याग दे? बिल्कुल ना के बराबर। अशोक ने इसके बाद पूरी तरह से शांति, मॉरल गवर्नेंस और धम्म का रास्ता अपना लिया। मौर्यों के बाद चलिए बात करते हैं भारत के स्वर्ण युग की, यानी गुप्त साम्राज्य। श्रीगुप्त ने इसे शुरू किया, समुद्रगुप्त ने इसे अपनी मिलिट्री पावर से पूरे उपमहाद्वीप में फैलाया। लेकिन जो चीज इस टाइम को लिटरली गोल्डन बनाती है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के समय का कल्चरल पीक। संस्कृत भाषा का विकास, भव्य मंदिर और आर्ट्स और साइंस में ऐसे ऐसे इनोवेशंस हुए जिन्होंने सदियों तक पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। इसके बाद शुरू होता है हमारा चौथा चैप्टर, भाग 4, मध्यकालीन भारत का उदय। 750 ईस्वी के आसपास आते आते वो जो एक बड़ा सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल था ना, वो टूटने लगा और सत्ता क्षेत्रीय हिस्सों में बंट गई। इस राजनीतिक बिखराव के बीच 1000 ईस्वी के बाद उत्तर पश्चिम से नए इस्लामी आक्रमणकारी आने लगे और फिर 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, जिसने भारत के पॉलिटिकल मैप को एक बार फिर से पूरी तरह बदल कर रख दिया। उस अर्ली मिडिवल पीरियड में सबसे बड़ा क्लैश था त्रिपक्षीय संघर्ष, मतलब सबको करना चाहिए था। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इन 3 बड़े राजवंशों ने इस सामरिक शहर पर कब्जा करने के लिए दशकों तक भयंकर लड़ाइयां लड़ी। और हां, उसी दौरान साउथ में चोल जैसे पावरफुल एम्पायर भी फल फूल रहे थे। हमारा पॉइंट यहां किसी बहस में पड़ना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे इस लगातार आपसी लड़ाई ने बाहरी ताकतों के लिए एकदम सही जमीन तैयार कर दी। यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट यह है कि दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगलों का आना हमारे प्राचीन अतीत का कोई एंड नहीं था, बल्कि ये एक बहुत गहरा ट्रांसफॉर्मेशन था। इसे इंडो इस्लामिक सिंथेसिस कहते हैं। मध्य एशियाई, फारसी और हमारी जो पुरानी भारतीय परंपराएं थीं, वो आपस में एकदम ब्लेंड हो गई। आर्किटेक्चर, आर्ट, भाषाएं, सब जगह इस नई मल्टीकल्चरल दुनिया की झलक देखने को मिली। और फाइनली हमारा 5वां और आखिरी युग, भाग 5, यूरोपीय आगमन और आधुनिक भारत। यहां से घटनाएं बहुत तेजी से घटती हैं। 1498 में वास्को डी गामा समुद्र के रास्ते यहां पहुंचा। फिर 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल एम्पायर ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। इसी कमजोरी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। 1857 में वो महान विद्रोह हुआ जिसने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिला दी। और फाइनली अनगिनत संघर्षों के बाद 1947 में भारत आजाद हुआ। 18वीं सदी के इस शिफ्ट को समझना बहुत जरूरी है। मुगलों के कमजोर होने के बाद जो एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ, उसमें मराठे, सिख और बाकी क्षेत्रीय ताकतें उभर कर आईं। इसी बिखराव ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी ट्रेडिंग कंपनियों को एक सुनहरा मौका दे दिया, व्यापार से सीधा शासन तक पहुंचने का। संक्षेप में कहें तो यह 18वीं सदी पूरी तरह से एक ट्रांजिशन का फेज था। कमजोर सत्ता, नई क्षेत्रीय शक्तियां और बदलता हुआ इकोनॉमिक लैंडस्केप। अब देख रहे ना, भारत का इतिहास हमेशा से ताकतों के उठने, गिरने और नई ताकतों के आने का एक कंटिन्यूस लूप रहा है। अंग्रेजों ने बस उस वक्त की इनस्टेबिलिटी का फायदा उठाया और अपना राज कायम कर लिया। तो इतिहास सिर्फ किताबों में दबी हुई कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये हमारे आज का फाउंडेशन है। आज हमने देखा कि कैसे सिंधु घाटी की इक्वालिटी से लेकर बड़े साम्राज्यों के बनने, संस्कृतियों के ब्लेंड होने और आज़ादी की लड़ाई तक का सफर तय हुआ। तो जाते जाते इस सवाल पर जरूर सोचिएगा, क्या हम इन महान साम्राज्यों के फ्लेक्सिबिलिटी, उनके पतन और फिर से बाउंस बैक करने के इन साइकिल से आज कुछ सीख रहे हैं? इस शानदार विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए।